रीज़न टू बिलीव डिफाइन किया गया है आईपीसी का सेक्शन नंबर 26। पर्टिकुलरली ये मैंने इसीलिए पूछा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है दैट इज़ सीआरपीसी में अक्सर ये वर्ड आता है रीज़न टू बिलीव। तो पर्टिकुलरली जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं वो तो हमें ध्यान रहने ही चाहिए। सो रीज़न टू बिलीव हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी। और बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आईपीसी 1860 एक्ट नंबर 45 of 1860. This act was enacted on 6th of October 1860 but enforced from 1st January 1862। मेरा ख्याल है इतना 2 years का डिफरेंस जो रहा है इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट में, दूसरे किसी एक्ट और कोड में ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, रेयरली ऐसा होता है। सो इट वाज एनफोर्स्ड फ्रॉम 1st जनवरी 1862। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये डेफिनेशन क्लॉज हम कंप्लीट कर सकें। सेक्शन नंबर 52 से हम कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 2 बताता है गुड फेथ के बारे में, और इसमें गुड फेथ को डिफाइन किया गया है एज नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। डेफिनेशन नेगेटिव नोट से स्टार्ट हुई है, नथिंग से स्टार्ट हुई है। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो अगर हम इस डेफिनेशन को पॉजिटिव फॉर्मेट में लें तो ये मीनिंग हो जाता है एनीथिंग डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन विल बी कॉल्ड टू बी डन इन गुड फेथ। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कोई भी ऐसा काम जो कि बिना केयर और अटेंशन के किया गया हो उसे हम गुड फेथ में नहीं कहेंगे। तो फिर गुड फेथ में कैसे कहेंगे? कोई भी ऐसा काम जो कि प्रॉपर अटेंशन और केयर के थ्रू किया गया है तो उसे हम कहेंगे गुड फेथ में किया हुआ वर्क। फाइन। सेक्शन 52 डिफाइन करता है द टर्म गुड फेथ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लेंगे सेक्शन 53, सेक्शन 54, 55। कंटिन्यूटी में सारे सेक्शंस हैं। चलिए, ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हुआ जो जनरल एक्सप्लेनेशंस का था। जनरल एक्सप्लेनेशंस का क्या कोई मुझे बता सकता है? चैप्टर सेक्शन नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था? हालांकि सेक्शन 6 मैंने अभी इस सीरीज में तो नहीं बताया था, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सेक्शन 6 पर्टिकुलरली डिफाइन करता है दैट इज ऑल द प्रोविजंस एंड डेफिनेशंस and the offenses in this code throughout this code will be studied subject to the general exceptions। और general exceptions कौन से चैप्टर में दे रखा है? general exceptions हमें चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है। और जो डेफिनेशन वाला चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 2, इसकी सारी डेफिनेशंस को इस पूरे कोड में जितने भी पनिशमेंट्स हैं उन सबको, ऑफेंसेस हैं उनको, उन सबको हम जनरल एक्सेप्शन को साथ में लेते हुए ही पढ़ते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ते हैं। खैर, चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है, पर्टिकुलरली किस किस कंडीशन में क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है या पर्टिकुलर पनिशमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। तो सेक्शन 53 इसके लिए इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा है दैट इज द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड आर, सबसे पहला डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। सेकेंडली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ था लेकिन वो रिपील हो चुका है, वो अब है नहीं। तो उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, नेमली द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दैट इज विद हार्ड लेबर और द सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो किसी भी तरह का हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, साधारण कारावास भी हो सकता है और सश्रम कारावास भी हो सकता है। इसके बाद में एक जो पनिशमेंट आता है वो होता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्ति की संपत्ति है उसे जब्त कर लेना, और लास्टली आता है फाइन। तो ये 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स डिफाइन किए हैं सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, सो सीधे सीधे हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53A पर। 53A हमें बताता है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे इस पूरे कोड में जहाँ जहाँ पे अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, सबसे पहला पनिशमेंट क्या था? डेथ सेंटेंस। सेकंड क्या था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और थर्ड जो था वो वहाँ से रिपील किया हुआ था, वो क्या था? वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ हुआ करता था।
अब जहाँ कहीं पे भी इस पूरे कोड में ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ लिखा हुआ मिलेगा, उसको हम क्या ट्रीट करके चलेंगे, तो उसे ट्रीट करके चला जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको डिटेल अपने को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आता भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इस पूरे कोड में जहाँ कहीं पे अगर लिखा हुआ मिलता है तो उसका क्या कंस्ट्रक्शन लिया जाएगा, इट विल बी कंस्ट्रूड टू बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 54 की तरफ आते हैं। सेक्शन नंबर 54 इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिगार्डिंग द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो क्या उसका पनिशमेंट, उसको ये जो सज़ा दी गई है उसे कम्यूट किया जा सकता है, यानी कि उसे कम किया जा सकता है। रिगार्डिंग दैट सेक्शन 54 डील करता है। इन एवरी केस इन विच sentence of death shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender। ये इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पे, यानी कि ऑफेंडर उसमें अपनी एप्लीकेशन वगैरह देता है, वो तो एक बात है ही, लेकिन यहाँ पे तो एक बात आई है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर ऑल्सो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये तो हमें ख़त्म करना ही है, इसका जो पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस वो तो हमें कम्यूट करना ही है, तो उसके लिए लिखा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। यानी कि अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उसे चाहे तो किसी भी अदर पनिशमेंट में कम्यूट कर सकती है, यानी उसका पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इवन फाइन देकर भी उसको रिलीज किया जा सकता है। इट इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 55 देखिए क्या लिखा है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो सेक्शन 54 तो बता रहा था डेथ सेंटेंस के लिए, और सेक्शन 55 बता रहा है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। किसी को जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसका कम्यूटेशन कितना और कैसा हो सकेगा। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ shall have been passed, the appropriate government may without the consent। फिर से ये बात आ रही है कि कम्यूटेशन की पावर किसके हाथ में है, कम्यूटेशन की पावर है गवर्नमेंट के हाथ में। और उसके बाद में बात आती है कि कितना ये कम्यूट हो सकेगा, विदाउट द कंसेंट तो बोल ही रहा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, और कितना कम्यूट हो सकेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी कम्यूटेड टू कम्यूट द पनिशमेंट फॉर imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। यानी कि अगर किसी पर्सन को imprisonment for life मिला है, अगर किसी पर्सन को imprisonment for life मिला है तो उसका imprisonment जो appropriate गवर्नमेंट है वो कम्यूट कर सकती है, यानी कि रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, और जो कम करने के बाद में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा वो किसी भी कंडीशन में 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, कितने टर्म तक का हो सकेगा वो, इट शुड नॉट एक्सीड 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स या उससे कम तक कितना भी दे सकते हैं आप, एक दिन का दे के भी उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, बहुत जगहों पे बहुत सारे आई शुड नॉट से सच थिंग बट एक्चुअली इट इज़ द ट्रू दैट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी एक चीज़ गलत बताई जाती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितना होता है, 20 ईयर्स 14 ईयर्स, बहुत सारे मिथ्स हैं। बट द रियलिटी इज़ व्हाट डज लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स द होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ, होल रिमाइंडर लाइफ ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड। उस व्यक्ति की जितनी भी जिंदगी बची है उस सज़ा सुनाने के बाद की, वो पूरी की पूरी ज़िंदगी उसकी इम्प्रिजनमेंट में ही बीतेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये मीनिंग होता है। लेकिन सेक्शन 54 का यूज़ करते हुए अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे चाहे तो उसे कम्यूट कर सकती है, कम कर सकती है, और कम करने के बाद में वो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना बन सकता है, मैक्सिमम 14 ईयर्स तक का बन सकता है। तो फिर एक बात ये भी आती है कि जो 20 ईयर्स का जो चल रहा है प्रोविज़न, ये 20 ईयर्स कहाँ से और कैसे यूज़ हो रहा है या किस लिए कहाँ से आ गया टर्म। 20 ईयर्स से आता है सेक्शन 57 में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब कभी भी कोई फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट कैलकुलेट करना हो, तो अगर पर्सन को आपने दे दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर होल लाइफ,
और वो आप कहते हैं कि उसका जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी 1/4 इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाना है। अब होल लाइफ है कितनी, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कोई लिमिट तो नहीं होती ना किसी पर्सन की लाइफ की, तो फिर उसका 1/4 कैसे निकाला जाए। तो इस हिसाब से कह दिया कि जब कभी भी किसी पर्सन के फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट निकालना होगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स कंस्ट्रू कर लिया जाएगा, उसको 20 ईयर्स का इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मिला है, इसका मतलब क्या है, द होल ऑफ द रिमाइंडर लाइफ ऑफ दैट कन्विक्टेड पर्सन। खैर सेक्शन 55A एक देखें हम, काफ़ी अच्छा है। जो सेक्शन 54 और 55 में दोनों में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड आया है, तो उसका क्या मीनिंग है। इन सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55 द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स in cases where the sentence is a sentence of death or is of the offense against any law relating to matter to which the executive power of the union extends the central government। तो जहां पे डेथ सेंटेंस की बात आ रही है तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर, इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर और डेथ और नॉट is for an offense against any law relating to the matter to which the executive power of the state extends the government of the state within the which offender will be sentenced। ठीक है, तो अगर बात होती है यूनियन की पावर्स का यूज की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर बात हो रही है स्टेट की पावर्स की एक्सटेंड की बात हो रही है तो उसका मीनिंग गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स है। तो सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला कुछ भी नहीं है। हम सभी समझते हैं यूनियन मीन्स सेंटर एंड स्टेट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट। फर्दर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 56 जो है वो आपको देखना नहीं, सेक्शन 57 पे डायरेक्टली आते हैं। सेक्शन 57 आपको बताता है रिगार्डिंग फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइफ, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। ठीक है, अब मैं एक बार इनको वापस से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्शन 54, 55 एंड 57, इन तीनों को एक बार वापस से हम देख लेते हैं। सेक्शन 54 में क्या लिखा है, सेक्शन 54 में लिखा है कि अगर किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम किया जा सकेगा, और कम करने के बाद में कोई भी अदर पनिशमेंट, डेथ के अलावा कोई भी अदर पनिशमेंट जो इस कोड में स्पेसिफाइड है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर एनी टर्म, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, कुछ भी दिया जा सकेगा। ये 54 में लिखा है। 55 कहता है कि अगर किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसका रियल मीनिंग होता है द होल ऑफ द रिमाइंडर लाइफ ऑफ दैट पर्सन, लेकिन उसको अगर कम्यूट किया जाए यानी कि उसको कम किया जाना है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे कितना कम कर सकेगी, उसे कम करके वो जो भी डिस्क्रिप्शन बनाएगी वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 14 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट बनाया जा सकता है उसे कम करने के बाद में। सेक्शन 55 का यूज़ किया जाता है अगर, तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अगर सेक्शन 55 का यूज़ किया जाता है तो उस पर्सन की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 14 ईयर्स की होगी, और अगर सेक्शन 55 का यूज़ नहीं किया जाता है इट मीन्स द होल ऑफ द रिमाइंडर लाइफ। और एक और बात इंपॉर्टेंटली याद रखनी, सेक्शन 55 का यूज़ क्या एप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट कर सकता है क्या, जिस मजिस्ट्रेट या फिर जिस जज या फिर जिस जस्टिस ने ये सेंटेंस दिया है, क्या वो डायरेक्टली सेक्शन 55 का यूज़ कर सकता है क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। द आंसर इज क्लियर नो, क्योंकि सेक्शन 55 का पावर यूज़ करने की, सेक्शन 55 का यूज़ करने का जो पावर है, पनिशमेंट को कम्यूटेशन करने का जो पावर है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। द मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव दैट पावर टू कम्यूट द सेंटेंस। ये बात क्लियर हुई। अब बात आती है, देखिए कभी कभी हमें फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर मान लीजिए पनिशमेंट दिया गया, एक पर्सन को सेंटेंस दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन, और फिर साथ में लिख दिया गया इफ द पर्सन डज नॉट पेज द फाइन देन वर्थ 1/4 ऑफ द पनिशमेंट। अब देखिए फाइन अगर वो नहीं देता है तो उसको जो भी पनिशमेंट दिया उसका 1/4 पनिशमेंट उसको और दिया जाना है, इम्प्रिजनमेंट और दिया जाना है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 कैसे निकाला जाए? तो ऐसी सिचुएशन में
लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 निकालने के लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर्स के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। यही बात सेक्शन 57 में लिखी है। तो 20 ईयर्स का 1/4 निकालेंगे तो 5 ईयर्स आ जाएगा, यानी कि वो 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट उसको और दिया जाएगा in addition to the in addition to the original punishment in default of the payment of fine। अगर वो पर्सन फाइन पेमेंट नहीं करता है तो उसको 5 ईयर्स का ये जो 1/4 इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, ये इन एडिशन टू द ओरिजिनल पनिशमेंट होगा, ये विद द ओरिजिनल पनिशमेंट नहीं होगा, है ना। जिसको हम कह सकते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव चलेगा, ये कॉन्करेंट नहीं चलेगा। ठीक है, अब डायरेक्टली हम आते हैं सेक्शन नंबर 63 की तरफ। इस जो सेक्शंस मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किए, सेक्शन 54, 55 एंड 57, ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में क्लियर हो सका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। सेक्शन नंबर 63 की तरफ हमारे हैं। सेक्शन नंबर 63 डिफाइन करता है द अमाउंट ऑफ फाइन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पर्सन के ऊपर अगर फाइन लगाया जाता है तो वो कितना लगाया जाए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट्स हैं जहाँ पे फाइन डिफाइन कर रखा है, जहाँ पे फाइन स्पेसिफाई कर रखा है, फाइन अप टू रुपीज़ इतना, फाइन अप टू रुपीज़ इतना। लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे ऑफेंसेस भी हैं, ऐसे पनिशमेंट भी हैं जहाँ पे लिख रखा है imprisonment for which may extend to 7 years and with fine or with both। बहुत सारे, यानी कि कहने का मतलब ये बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे फाइन का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, और जिस जिस पनिशमेंट में फाइन का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है वहाँ पे कितना फाइन लगाया जाएगा, दैट विल बी ट्रूली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज और मैजिस्ट्रेट, और वी कैन से दैट इज ट्रूली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जितना चाहे वो लगा सकेगी। अब बात यह आती है कि कितना लगा सकेगी, फिर उसके लिए क्या कहा जाए। तो उसके लिए सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी डील करता है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड। जबकि अगर सेक्शन में ये स्पेसिफाइड ना हो कि कितना फाइन लगाया जाए, अगर लिखा हुआ है जब तो बात ही खत्म है, बट अगर ये एक्सप्रेस ना हो, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज, तो कितना होगा वो, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, चाहिए जितना लगा दो, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक इन दोनों वर्ड को मैं मिला के अगर पढ़ूं, अनलिमिटेड एंड नॉट एक्सेसिव, इन दोनों को मिला के अगर पढ़ूं तो एक वर्ड उसके लिए आता है एडिक्वेट, जिसके लिए हम कह सकते हैं द ऑफेंडर इज लायबल शुड शैल बी एडिक्वेट, और एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइन शुड बी लेवीड। ये लिखा जाना चाहिए था, जिसके लिए लिखा गया है दैट इज फाइन कैन बी अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। इसका मीनिंग ये है कि ये डिपेंड करेगा सर्टेन अदर फैक्टर्स पे। ऑब्वियसली जो ऑफेंस पर्सन ने कमिट किया उसको तो कंसिडरेशन में लेना ही लेना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेगा मैजिस्ट्रेट को, जज को ये डिसाइड करने में कि इसके ऊपर कितना फाइन लगाया जाए जो इसके लिए एडिक्वेट अमाउंट हो। Adequacy of the amount of fine will be determined on the basis of the social and the economical status of that offender, the property held by that offender, the time of the term that have been spent during the trial process in the imprisonment by that offender। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए और फिर उस अमाउंट को डिसाइड किया जाएगा। सपोज एक कोई ऐसा पर्सन है जो डेली मजदूरी करके 100 से 150 रुपये रोज का कमाता है, अब उसके ऊपर आप लगा दो 50,000 रुपये का फाइन, तो वो क्या कहेगा कि आपको करना है जो कर लो, चाहिए जैसे वसूल लो, मेरे पास तो नहीं है, चाहिए जो कर सकते हो आप। तो क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अमाउंट पे करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो एक विरोध की भावना उसके मन में आ जाएगी। वो कहेगा आपको करना है जो कर लो, मैं तो ये ऐसा ऑफेंस और करता हूँ। लेकिन उसी की जगह उस पर लगाया जाए कि ठीक है आप 5,000 रुपये का फाइन दीजिए, तो 5,000 रुपये भी उसके पास है तो नहीं, लेकिन वो इधर उधर से जुगाड़ करके उधार ले लगा के देगा, और फिर वो उसके मन में क्या आ जाएगा, यार इस बार अपने ये 5,000 रुपये का फाइन लग गया, बच के रहें वरना महंगा पड़ गया अपने को। उसी की जगह एक कोई बहुत मिलेनियर पर्सन है, इंडिया का बहुत ही रिच पर्सन है, जो स्टॉक मार्केट का किंग है, और उसके ऊपर आप फाइन लगा दीजिए 1,00,000 रुपये का। वो कहेगा 1,00,000 रुपये क्या है, लो 1.5 लाख ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको पर्सन को। क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसा बहुत है। तो पर्सन के सोशल स्टेटस, पर्सन के इकोनॉमिकल स्टेटस, पर्सन ने कितना टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल इम्प्रिजनमेंट में स्पेंड कर दिया है,
पर्सन ने ऑफेंस जो किया था वो किस तरह के नेचर का, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जा सकेंगी वाइल डिसाइडिंग द एडिक्वेसी ऑफ द फाइन। ये वर्ड में जो बोल रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एडिक्वेसी ऑफ द फाइन, ठीक है। और उसके लिए लिखा गया है अनलिमिटेड बट नॉट शैल नॉट बी एक्सेसिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन नंबर 71 की तरफ डायरेक्टली मूव ऑन कर रहे हैं। और बीच के जो सेक्शंस हैं उनकी भी आप बे रीडिंग कर सकते हैं, और अगर कहीं डाउट अराइज होता है तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं और मुझे भी पूछ सकते हैं यहाँ नेक्स्ट क्लास में। सेक्शन 71 बताता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रियली में इंपॉर्टेंट। क्यों? उसका रीजन ये है कि सेम ऐसा ही एक प्रोविजन हमें सीआरपीसी में भी देखने के लिए मिलता है। सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी शुड ऑलवेज बी, आई शुड से शैल ऑलवेज बी रेड विद सेक्शन नंबर 31 ऑफ सीआरपीसी। आईपीसी का सेक्शन 1 हमेशा आपको सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी के साथ में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही बात के बारे में प्रोविजन बताते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर देखिएगा आज सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 31 वो क्या बताता है। ओके, सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी, ये दोनों सेम प्रोविजन बताते हैं। क्या लिखा है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। यानी कि एक कोई पर्सन है, उसने कोई एक ऑफेंस किया, और उस ऑफेंस के लिए सपोज करें पनिशमेंट होता है 1 ईयर का, और वही सेम ऑफेंस उसने अगर 10 बार किया, या फिर कह सकते हैं और बढ़ा देते हैं हम, उसने वही सेम ऑफेंस 25 बार किया, तो क्या हम उसे 25 साल का इम्प्रिजनमेंट देंगे? सिचुएशन समझ में आ रही है? सेवरल ऑफेंसेस हैं, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, एक पर्सन था, उसने ब्रूटल मर्डर किया, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होना चाहिए? पनिशमेंट तो होना चाहिए डेथ सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि ब्रूटल मर्डर किया, सिंपल मर्डर भी नहीं है, ब्रूटल मर्डर किया, तो डेथ इम्प्रिजनमेंट होना, डेथ सेंटेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए उसने यही ब्रूटल मर्डर 10 लोगों का किया है, कह सकते हैं आप सीरियल किलर है या इस तरह का कुछ भी, ठीक है। तो क्या आप उसे फांसी पे 10 बार लटकाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। दूसरा एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन में भी दे रखा है कि एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, दूसरे पर्सन को एक स्टिक से मारा, एक बार मारा, 2 बार मारा, मारते मारते उसने क्या किया, उसको 50 बार स्टिक से मारा। अब मान लीजिए एक बार स्टिक से वो मारता है, तो ये क्या हुआ, क्या ये हर्ट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? ये सिंपल हर्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक स्टिक मारता है, इट मीन्स वो सिंपल हर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको सेक्शन 323 के अंडर में प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन और उसमें अगर मान लीजिए पनिशमेंट देती है कोर्ट उसको 1 ईयर का, अब उसने 50 स्टिक्स मारी है, तो क्या उसको 50 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जाए क्या? इसी बात के लिए प्रोविजन बताता है सेक्शन 71 कि अगर पर्सन ने बहुत सारे सेवरल ऑफेंसेस किए हैं, बहुत सारे सेवरल ऑफेंसेस किए हैं, तो उनको मिला के जब कोई एक ऑफेंस बन जाता है, या सेवरल ऑफेंसेस के सेवरल पनिशमेंट्स अगर उसको दिए जाते हैं, तो कितना टोटल इम्प्रिजनमेंट उसे दिया जाना चाहिए, इसके बारे में सेक्शन 71 डील कर रहा है। वेयर एनीथिंग which is an offense is made up of parts, any of which parts is itself an offense। यानी कि एक बार किया गया था तब भी वो ऑफेंस था, और वो 10 बार मिला के भी एक ऑफेंस बन रहा है। और दूसरा एक समझ सकते हैं, एक बार मारा उसने स्टिक से तो वो हर्ट था, और उसने 10 बार स्टिक से मारा, जिसकी वजह से वो जिस पर्सन को मार रहा था उस पर्सन के सुनने की शक्ति खत्म हो गई। एक बार उसने थप्पड़ मारा तो वो हर्ट में आ रहा था, लेकिन उसने 20 थप्पड़ मारे तो उसकी वजह से उसके कान पे चोट लगी और वो सुनने की शक्ति खत्म हो गई, यानी कि वो ग्रीवियस हर्ट में चला गया। तो वो जो अकेला ऑफेंस था वो भी एक ऑफेंस था, और जो कंबाइंडली बन रहा था वो भी एक ऑफेंस हो रहा था। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड, ये क्लियरली वर्ड लिखा है शैल लगा के, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंस। यानी कि उस पर्सन को, उसने 50 बार स्टिक मारी है ना, तो भी जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो एक स्टिक वाला दिया जाएगा। या फिर जैसे कि मैंने दूसरा बताया कि उसने 20 बार थप्पड़ मारा, तो उसका पर्सन की सुनने की शक्ति खत्म हो गई, तो उसके ऊपर फिर चार्ज लगा देंगे हम 326 का। हम बोलेंगे इसको ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा दो डायरेक्टली, अब हर्ट हटा के और ग्रीवियस हर्ट के लिए प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन साथ में एक बात और कह दी है, अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर किसी सेक्शन में
किसी पीनल प्रोविज़न में, किसी पर्टिकुलर पीनल लॉ में एक्सप्रेसली ये लिखा गया है कि नहीं, ये सारे ऑफेंसेस सेपरेटली प्रोसिक्यूट होने चाहिए, इन सारे पनिशमेंट्स का इन सारे ऑफेंसेस का सेपरेटली पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ऐसा अगर कहीं स्पेसिफिकली लिखा है तब तो फिर उसको फॉलो किया जाना इंस्ट्रक्शन को। अदरवाइज जनरल रूल क्या चलेगा कि पर्सन को सिर्फ एक पनिशमेंट के, जो उसने बहुत सारे ऑफेंसेस किए और बहुत सारे ऑफेंसेस को मिला के भी एक ऑफेंस बन रहा था, तो उसको किसी एक उनमें से किसी एक ऑफेंस का पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। फर्दर इसमें कुछ और प्रोविजन लिखे हैं, where anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offense are defined or punished, where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute and when combined a different offense। तो यहाँ पे दो जो बातें और लिखी हैं उसमें क्या लिखा है कि कभी कभी क्या होता है, एक ही तरह का ऑफेंस दो अलग अलग कोड या फिर दो अलग अलग एक्ट्स में कवर होता है। आईपीसी में भी उसको पनिशेबल बना रखा है, दूसरे किसी एक्ट में भी उसको पनिशेबल बना रखा है, दोनों में पनिशमेंट भी स्पेसिफाई कर रखा है। तो क्या उसको दोनों एक्ट के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट देंगे? नहीं, दोनों कोड को मिला के, दोनों एक्ट्स को मिला के एक पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। और लास्ट लिखा जाता है द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है, with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। यहाँ पे बात ये कह दी गई है कि जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन या फिर उसकी जो ट्रायल कैपेसिटी है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम could award for any one of such offenses। उनमें से किसी भी एक ऑफेंस के लिए जो कोर्ट की मैक्सिमम पावर थी उससे ज़्यादा वाला पनिशमेंट नहीं दिया जा सकेगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो सेक्शन 71 फिर से मैं बता दूँ इम्पॉर्टेंट है, और सेक्शन 31 ऑफ सीआरपी के साथ इसको कंबाइन करके पढ़ा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 73 हम लेते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट सेक्शन 73 डिफाइन करता है द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है, इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखें। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि पर्सन को दूसरे कैदियों के साथ ना रख के एक अलग अकेले आइसोलेशन में रख दिया जाए, जिससे कि उसको थोड़ा अलग पनिशमेंट, उसको सीवियर पनिशमेंट महसूस हो। और इसका पर्पज़ ये ध्यान रखने का जरूर है कि बहुत ही कोई सीवियर कंडीशन हो तभी ऐसा सॉलिटरी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाना चाहिए, बिकॉज द रियलिटी इज साइकोलॉजिकली मेडिकली इट हैज़ बीन प्रूवन कि अगर किसी पर्सन को बहुत लंबे समय तक अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाए तो वो साइकोलॉजिकली मेंटल इलनेस में जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर्सन को पनिशमेंट देना है, पर्सन को हमें पनिशमेंट भी किस तरह से देना है, रिफॉर्मेटिव नेचर में देना है कि उसको सुधारने के पर्पज से देना है, उसको हमें परेशान करने के लिए नहीं देना है। सेक्शन 73 और 74 दोनों साथ में हम पढ़ेंगे, दोनों सेम प्रोविजन से डील करते हैं। और यहाँ पे जो एक डॉक्ट्रिन यूज किया गया है वो डॉक्ट्रिन है एक्सपीडिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 73 और 74 जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इसमें एक डॉक्ट्रिन जो गवर्न होता है वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपीडिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डिफरेंट थ्योरीज होते हैं, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी होता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी होता है। इसी तरह से जो एक्सपीडिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है वो यहाँ पे सेक्शन 73 या 74 दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए कवर होता है। Whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment। एक बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ उस सिचुएशन में दिया जा सकता है जब उस पर्सन को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया हो। अगर किसी पर्सन पे सिर्फ फाइन लगाया गया है तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया है तब भी उस पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी नहीं दिया जाएगा। अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वाला पहली कंडीशन, इसके पहला एलिमेंट आ जाता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर। अब यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट इसका क्या आ रहा है, कोर्ट में। तो कोर्ट के पास में पावर है
और कोर्ट भी अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है. बाय इट सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट. तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या पूरे टर्म के लिए होगा? नहीं. इट शैल बी फॉर एनी पोर्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट. उसको जितना भी टोटल इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, सपोज उसको 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, तो पूरा 3 इयर्स उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखना है, उस 3 इयर्स का कुछ पोर्शन. अब वो कितना पोर्शन है उसे हम सेक्शन 74 में भी देखेंगे और इवन 73 में भी वो चीजें आ रही हैं. देखिए, टू विच ही सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल. ये इंपॉर्टेंटली बात आ गई. ये इसका 4th इंग्रेडिएंट आप ले सकते हैं कि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ये मैक्सिमम टू बी होल जो है वो 3 months से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. चाहे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया है ना, तब भी उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 months से ज़्यादा तो नहीं जाएगा. नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल दैट इज टू से, और उसके साथ में अदर स्केल भी दे रखे हैं. सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए कुछ और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान कर लीजिए अपने माइंड में, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. सेक्शन 73 एंड 74 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपीडिटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से डील करते हैं. इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट रहेगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, तभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का यूज किया जा सकता है. कोर्ट में यूज दिस काइंड ऑफ कन्फाइनमेंट, इट इज नॉट अ मैंडेटरी वन. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो दिया जाएगा वो पोर्शन ऑफ टोटल इम्प्रिजनमेंट का होगा, नॉट फॉर द होल ऑफ इम्प्रिजनमेंट. और इन होल टोटल इट शुड नॉट एक्सीड 3 months. 3 महीने से ज्यादा तो होगा ही नहीं. ठीक है. इसके अलावा ये और कह रहा है दैट इज अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month. अभी पहले 3 months बोल रहा था, अभी तो 1 month बोल दिया. इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months. मान लीजिए किसी पर्सन को टोटल इम्प्रिजनमेंट 6 months का दिया है, टोटल इम्प्रिजनमेंट, और फिर यहाँ पे क्या रखा है नॉट एक्सीडिंग 3 months. तो क्या फिर उसको 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और से बाकी के 3 महीने नॉर्मल में रखेंगे क्या? नहीं. अगर किसी पर्सन को मैक्सिमम पनिशमेंट 6 months तक का दिया है तो उसका जो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड होगा वो 1 month से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट आ गया. और उसके अलावा साथ में लिखा है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. और अगर उसको पर्सन को जो इम्प्रिजनमेंट है वो मैक्सिमम 1 year तक का दिया गया है, तो 1 year तक के वाले में मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 months का ही दिया जाएगा, 2 months से ज़्यादा नहीं होगा. और आगे का आप समझ सकते हैं ऑलरेडी, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months, जो ऊपर लिखा ही था 3 months, इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year. यानी कि अगर किसी पर्सन का टोटल इम्प्रिजनमेंट 6 months तक का है तो उसके लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 1 month. अगर किसी का इम्प्रिजनमेंट 1 year तक का है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कितनी है? 2 months. और अगर किसी पर्सन का जो पनिशमेंट है वो 1 year से एक्सीड करता हुआ है तो उसके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 months. ये जो लिमिट्स हैं इसके बेसिस पे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये तीनों कैटेगरीज या तीनों जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, वो आपको मेंशन करने चाहिए. तो ये मैंने आपको डिफाइन किया सेक्शन 73. जल्दी से हम सेक्शन 74 को भी कवर कर देते हैं. टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है. लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. ये जो यहाँ पे लिमिट्स दिए ना, इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. ये लिमिट्स हमने सेक्शन 73 में पढ़ी है, ये क्या है? ये मैक्सिमम लिमिट है. मैक्सिमम लिमिट है यानी कि इससे ज़्यादा तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकेगा. लेकिन बात ये आती है कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है क्या वन सिंगल टर्म में दी जाएगी या उसको भी ब्रेक कर करके दिया जाएगा? यानी अगर किसी पर्सन को 3 months का आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो, पर्सन को 7 years का इम्प्रिजनमेंट था और साथ में 3 months का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे दिया, तो ये 3 months का जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया क्या एक सिंगल कंटिन्यूटी में दिया जाएगा क्या? नहीं, वो भी ब्रेक करके दिया जाना है, पोर्शंस में दिया जाना है, उसको पार्ट्स में दिया जाना है. यही बात सेक्शन 74 कहता है. लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. In executing a sentence of solitary confinement, such solitary confinement shall in no case exceed 14 days at a time. एक बार में, चाहे आपने पूरा 3 months का देना है उसको सॉलिटरी, लेकिन एक बार में वो 14 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पहला इंग्रेडिएंट इसका. दूसरा क्या आ रहा है? देखिए दूसरा, with intervals between periods of solitary confinement, और उसमें
of solitary confinement of not less than such period, and when imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days. तो इतना तो आप देखें, पहले तो मेन बात क्या आ रही है कि जो पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाना है वो 14 डेज एट अ टाइम से एक्सीड नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम 14 डेज जाएगा एक बार में, 14 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पहली बात. आगे क्या लिख रहा है, आगे एक दूसरी कैटेगरी दे दी. with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months. जब उसको जो imprisonment दिया गया है वो 3 months तक का है, टोटल imprisonment की बात हो रही है, जो उसको imprisonment दिया गया है वो 3 months तक का है, ठीक है, exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month. आई सिचुएशन समझ में आपको? यानी कि अगर पर्सन को टोटल ही आपने 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट दिया है, अब उस 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट दिया तो उसका मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दोगे आप उसको? उसका मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप 1 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते, और 1 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते तो एक बार में वो 7 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, एक महीने में 7 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए. ये भी बात इसमें साथ में आ गई. और एक महीने में 7 डेज से एक्सीड नहीं होगा तो 3 मंथ्स में 7 × 3 टोटल उसका 21 डेज से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं बनेगा ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration of such periods. तो ये मैंने डिस्कस किया आपसे सेक्शन 74 तक के प्रोविजंस. इन्हें आप दोबारा से पढ़िएगा, मुझे क्लियर है माइंड में कि आप लोगों को एकदम से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई होंगी, तो इन्हें सेक्शन 73 74 को इसको दोबारा से आप पढ़ना, और कोई डाउट अगर होता है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. और कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट अगर अभी पूछना चाहते हैं तो बताइए आप.